हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित विषय में जो विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है उसके अंतर्गत हमारे जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सेट जैसे कि ABC होते हैं, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें विभिन्न अंक वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें कि हमारा 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 4 और 6 अंक वाला प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम 4 अंक वाले प्रश्न का चौथा भाग करने जा रहे हैं। 1, 2, 3 भाग 4 अंक वाला पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही 6 अंक वाला 1, 2, 3, 4 जो भाग है हमारा वो पूर्ण हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसका चौथा भाग करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे जो पुराने वीडियो जो कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 6 अंक वाले और 4 अंक वाले भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये पूर्ण हो चुके हैं, नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने इस वीडियो पर राय अवश्य दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या 4 अंक वाले सवाल लगे हुए हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल में है y बराबर e का पावर m cos इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। ये जो प्रश्न है जिसको मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा है, क्या दिख रहा है आपको? ये प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। जो 4 अंक वाले, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रश्न की पुनरावृत्ति किसी न किसी वर्ष में होती है। इस बात की मैं पुष्टि कर रहा हूं, ये बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी वीडियोस हैं आप यदि उसको कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं में से डेफिनेटली आएगा। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्न हमने किया है, इसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं, देख लो। ये दूसरे साल का प्रश्न पत्र है जिसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। आप प्रश्न पत्र को देख लीजिए, डिजाइन अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन तो वही है। तो ये आपका हो चुका है। जो विद्यार्थी इसको नहीं देखे हैं इस वाले भाग को जाके अवश्य देख लें। एक बढ़िया चीज बताता हूं, ये 6 नंबर वाले में पूछा गया है, तो 6 नंबर वाले वीडियो में मिलेगा ये। ठीक है, जो कि अभी इस बार 4 नंबर वाले में गणित में उसमें तारांकित वगैरह रहता है, कुछ 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं, ये वाला स्किप करते हैं, समय दूसरे में हम देंगे। अब ये देखो, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें हमारा f(x) कोई फलन है जो कि 4x की घात 3 ऋण 6x का वर्ग ऋण 72x धन 30 द्वारा प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। कई तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कई तरीके हैं इसको बनाने के। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे बन सकता है ये। सबसे सर्वप्रथम आपका फलन को लिखना होता है। ठीक है, ये उसके बाद उसका अवकलन करना होता है जिसको एफ डेस एक्स भी कहते हैं हम। 4 तिया 12x का वर्ग, 6 दूने 12x हो गया, ऋण 72 आएगा, बाकी 30 का तो 0 हो जाएगा। अब ये जो आया है एफ डेस एक्स को 0 मानकर x का मान निकालेंगे, मतलब बिंदु निकालेंगे कि उसी बिंदु पर हमारा उच्चतम या न्यूनतम मान होगा। चलिए इसको रखते हैं, तो ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। 12 का मान x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये जो टूटेगा
वो आ जाएगा x ऋण 3 और x धन 2 बराबर 0 में। और इस प्रकार जब देखेंगे इसे हम, तो हम मान प्राप्त करेंगे x ऋण 3 बराबर 0 या फिर x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर आएगा 3 और x का मान आएगा ऋण 2। ठीक है, व्यवहारिक रूप में अब आपको समझाता हूं। मतलब ये ऋण 2 और 3 एक ऐसा बिंदु है जहां से वो अपनी दिशा को परिवर्तन करेगा। ठीक है, मतलब ये जो दो बिंदु आए हैं हमारे, जो पूरा संख्या रेखा है ऋण अनंत से धन अनंत तक, ये ऋण 2 और ये 3 कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बट गया। अब किसी एक अंतराल में वह वर्ध होगा, किसी एक अंतराल में ह्रास होगा। इसी की बस हमको क्या करनी है? पुष्टि करनी है। तो पुष्टि कई तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, पुष्टि कई तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैं यहां पर जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे आप। मैं इसके लिए खोजूंगा सबसे पहले ऋण अनंत से ऋण 2 के लिए x, जब कहां से हो? ऋण अनंत से ऋण 2। ठीक, अब ये डिपेंड करता है मेरा f डैश x के मान पर। f डैश x जैसा चलेगा, अगर 0 से बड़ा दिख रहा है तो वर्ध होगा, 0 से छोटा दिख रहा है मतलब ह्रास होगा। स्पष्ट है बात? चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि x यहाँ पर बिंदु जो है वो ऋण अनंत से ऋण 2 के बीच में है। जिस बिंदु को लेना है, इस बिंदु के कारण ये जो f डैश x का मान है वह बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, हमको देखना है। चलिए यहाँ पर देखो f डैश x है, इस रूप में आपको दिख रहा है x ऋण 3 और x धन 2। तो जब x ऋण अनंत और ऋण 2 के बीच में है, तो अब यहाँ पर आप एक काम करिए, सब में 3 माइनस करिए, दिया गया ऋण अनंत ऋण 3, x ऋण 3 ऋण 2 ऋण 3। इससे हमको ये पता चला कि जो x ऋण 3 का मान है वो ऋण 5 से ऋण अनंत ही समझ लो ये, क्योंकि ऋण 3 में ऋण अनंत करेंगे तो और पीछे जाएंगे हम, अनंत से भी और पीछे चले जाएंगे, 3 पीछे चले जाएंगे। तो x माइनस 3 है। ठीक है, यहां पर मैं यहां पर देख लो f डैश x बिंदु ले लेता हूं, कहां से कहां तक? ऋण अनंत से ऋण 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गया? x का मान ऋण अनंत से ऋण 2 में है और f डैश x का मान क्या हो रहा है? धन आ रहा है कि ऋण आ रहा है? देखो, ठीक, f डैश x जो आया मेरे पास वो आया है x ऋण 3 x धन 2। तो x ऋण 3 तो मेरा ऋण आ रहा है। अब x धन 2 को देखिए, इसी के लिए सब में धन 2 करिए, तो ऋण अनंत से धन 2, x धन 2 और ऋण 2। चलिए थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं ताकि स्पष्ट हो सके। चलिए नीचे लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं इसी में क्या करने जा रहा हूं? धन 2। ठीक, धन 2 करिए, तो धन 2 करेंगे तो ये आ गया ऋण अनंत धन 2। यहां से देख लो x धन 2 ऋण 2 धन 2, ये आ गया 0, x धन 2 और ये ऋण अनंत के ओर ही आएगा, मतलब ऋणात्मक रहेगा। मतलब इस समय भी x धन 2 ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। ऋण ऋण मिलके क्या हो गया? धन हो गया। गुणा है बीच में, देख लो दोनों के बीच में गुणा, तो हम बोलेंगे धन आ रहा है, मतलब ये वर्ध आ रहा है, बढ़ रहा है यहां पर। ठीक, उसी प्रकार x जब ऋण 2 से 3 के बीच का रहेगा, मतलब x का मान ऋण 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, वैसे तो हमारा क्रमशः बदलते जाता है।
एक में वर्ध हुआ तो एक में ह्रास, एक में फिर वर्ध, फिर भी हम लोग पूरा वेरीफाई करके बताएंगे। चलिए यहां पर देख लीजिए, वही एक्स में एक बार 3 घटाना है, एक बार 2 जोड़ना है। चलिए तो ऋण 2 में 3 जोड़ना है, सॉरी 3 घटाना है, एक्स में भी 3 घटाइए, 3 में 3 घटाइए, ये आ गया 0, एक्स ऋण 3 और ऋण 5। मतलब जो एक्स ऋण 3 है वो 0 से ऋण 5 के बीच है, तो ऋण 2 से 3 के बीच जो एक्स ऋण 3 है उसका मान आ रहा है ऋणात्मक, नेगेटिव। गुणित लगा एक्स धन 2 का मान देखिए, यहां से ऋण 2 धन 2, एक्स धन 2, 3 धन 2, कितना आ गया 5, एक्स धन 2, 0, 0 से 5 के बीच आ रहा है, मतलब धनात्मक आ रहा है। ऋणात्मक का गुणा धनात्मक के साथ करेंगे, ऋण आएगा, मतलब यहां पर आपका ह्रास मान होगा। एक यहां पर वर्ध हो रहा था, यहां पर आपका ह्रास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और बिंदु लेना है, एक और अंतराल, ठीक। अब यहां पर देखो तीसरा अंतराल 3 से लेकर धन अनंत तक है, तो यहां पर देख लीजिए, आप इसको रख लीजिए, जब ठीक है एक्स का मान कहां से कहां तक है, मेरा 3 से लेकर धन अनंत तक, अर्थात जो मेरा एक्स है वो 3 से बड़ा है, अनंत तक जा रहा है। इसमें ऋण 3 करिए, 3 में ऋण 3, एक्स में ऋण 3, अनंत में ऋण 3, तो अनंत में कुछ हल्का सा कम कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स ऋण 3 और ये 0, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब धन में आ रहा है ये गुणित। अब आपको क्या करना है, धन 2 करना है, तो यहां से फिर देख लीजिए, 3 धन 2, एक्स धन 2, अनंत में 2 जोड़ दीजिए, और इस तरह से 5 से बड़ा आ रहा है। 5 से बड़े होने का मतलब क्या है, हमारे पास धन में आ रहा है ये भी, और फाइनल दोनों का जो गुणा है, जो कि एफ डैश को दिखाएगा हमारे दोनों के गुणा, धन में आ रहा है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये वर्ध है, मतलब 2 जगह 2 अंतराल में जो बढ़ रहा है और एक अंतराल में कम हो रहा है। यहां पर लिख लीजिए निरंतर वर्धमान, वो है हमारा ऋण अनंत से ऋण 2, यूनियन लगा लीजिए 3 से धन अनंत तक, और निरंतर जो ह्रासमान है वो है हमारे पास कहां से कहां तक, ऋण 2 से 3 तक। बात समझ में आ गया, पूरा डिटेलाइजेशन में बता रहा हूं इसलिए लग रहा है लंबा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पढ़ते हैं अगले के लिए, ये देखो ये प्रश्न हूबहू क्या है, दूसरे सन में आया है, दूसरे वर्ष में आया है, जिसको मैं यहां पर आपको हल जो किया हुआ है पिछले बार के वीडियो में, ये 4 नंबर वाले में ही आया था। ये देखो, ये आपको देख रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, लेकिन दोनों का प्रश्न पत्र अलग है, ये अलग वर्ष में आया है और ये अलग वर्ष में आया है। तो इससे आप क्या समझे कि आपका प्रश्न पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब 5-6 सालों का आप अध्ययन करोगे तो उसमें कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको रिपीटेशन में मिलेंगे, ठीक है, उनको हम विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो आप पुराने वाले से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, ये हमारा अगला देख लो, इसमें दिया है हमारे पास फलन दिया है और सिद्ध करना है कि एफ ओ एफ एक्स के बराबर आएगा। चलिए तो फलन को पहले लिखते हैं, एफ एक्स बराबर क्या है, 4x धन 3, 6x ऋण 4, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, एफ ओ एफ
एक्स। इसका मतलब है एफ एक्स, माने जो फलन है उसके एक्स के जगह में हम एक एक्स रखेंगे। एक्स के जगह में क्या रखना है, हमें एफ एक्स रखना है। ठीक, तो जितना भी मेरे पास एक्स है उस सब के जगह एफ एक्स रखिए। 4 एफ एक्स धन 3 बटे 6 एफ एक्स ऋण 4। क्लियर है बात? चलिए ध्यान से देख लीजिए। 4 गुणित एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स का मान तो खुद दिया गया है, तो रख दीजिए उसके वास्तविक मान को धन 3, और ये आ गया आपका 6 गुणा 4 एक्स धन 3 बटे 6 एक्स ऋण 4, ऋण में 4। देख लीजिए, अब इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे लघुत्तम लेके। ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जरा देखो। ये इधर तिर्यक गुणा होगा, इसका लघुत्तम बनेगा 6 एक्स ऋण 4 का। ये आ गया दोनों के साथ, 4 चौक 16 एक्स धन 12 धन 18 एक्स ऋण 12। अब ये देखिए, दोनों का फिर लघुत्तम लोगे तो वही आएगा 6 एक्स ऋण 4। ये आ गया 6 चौक 24 एक्स धन 18। ये ऋण है, तो ऋण ऋण 4 का गुणा होगा 6 एक्स के साथ, तो ऋण 24 हो जाएगा एक्स में। ऋण 4 का गुणा होगा ऋण 4 से, तो धन में आ गया 16। यहाँ एक्स से एक्स वाला कट गया, नीचे सेम टू सेम कट गया, यहाँ 12 से 12 कट गया। अब देखो 16 एक्स 18 एक्स, ये आ गया 34 एक्स बटे 18। 16 कितना हो गया, 34 कट जाएगा और एक्स आ गया। तो वही तो हमको निकालना था, एक्स को एक्स के बराबर सिद्ध करना था। हो गया। अब इसके साथ ही साथ इसका प्रतिलोम निकालना है, बोल रहा है। प्रतिलोम कैसे निकलेगा? प्रतिलोम निकालने के लिए ध्यान से देख लीजिए। अगर मेरा एफ ओ एफ इसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है, मतलब एफ एफ एक्स बराबर एक्स आ रहा है, और इसको एफ इस फलन को इधर पक्षांतर करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स। समझ रहे हो बात को? भैया अभी अभी देखो सिद्ध किए ना कि एफ एफ एक्स का मान कितना आ गया, मेरे पास एक्स आ गया, तो उसी को लिखा मैंने एफ एफ एक्स बराबर एक्स। ये जो हमारा फलन है उस तरफ जाएगा तो उसका प्रतिलोम बनेगा, तो ये एफ उधर जाके प्रतिलोम फलन आ गया। मतलब जो प्रतिलोम फलन है वही फलन के समान ही है, अर्थात एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा फलन है 4 एक्स धन 3 और 6 एक्स ऋण 4। क्लियर हो गया बात? चलिए इसको और कई तरीके से निकाल सकते हैं आप, वाई मानकर निकाल सकते हैं। चलिए वो भी बता देता हूं, वाई मानने वाला। ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे, खैर ये तो सबसे सरल चीज है ये, लेकिन तभी लगा सकते हो जब एफ ओ एफ का मान एक्स रहे, और नहीं आया तो कैसे करोगे, समस्या हो जाएगी ना, इसलिए जानना जरूरी है। चलो देखो, जो मेरा एफ एक्स रहता है ना नॉर्मल चीज के लिए, उसको वाई ले लेना। ठीक, क्लियर हो गया? एफ एक्स का मान बताओ। एफ एक्स का मान हमको दिया है 4 एक्स धन 3 बटे 6 एक्स ऋण 4 बराबर वाई। अब इसको तिर्यक गुणा कर लो, 4 एक्स धन 3 बराबर 6 एक्स वाई ऋण 4 वाई आ गया। ठीक, अब ये एक्स वाले को एक तरफ करो, नंबर उधर। क्लियर हो गया बात? ठीक है, हमारा एक्स एक साइड होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? चलिए तो हम लोग वाई वाले को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाले को एक तरफ।
या फिर एक काम करो, 4x को उधर ले जाओ, ठीक है, ये ऋण y है, इसको इधर ले आओ, ये उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 धन 4y बराबर 6xy ऋण 4x। अब यहाँ x का मान, x को कॉमन ले लो, क्या बचा, 6y ऋण 4 बराबर 4y धन 3। अब ये देखो जरा, x को बचा के रखो, 4y धन 3 बटे 6y ऋण 4। अब ये x क्या चीज है, अगर मैं a को उधर ले जाऊं, यहां पर x बराबर हो जाएगा a इनवर्स y, माने x कुछ और नहीं है, वो है a इनवर्स y, जो कि y के रूप में हमारा दे रहा है 4y धन 3 बटे 6y ऋण 4। स्पष्ट हो गई बात। अब इस y को प्रतिस्थापित यदि x के रूप में करोगे तो जितना भी y है उसके जगह x लिखाएगा। क्लियर हो गया बात, ऐसा लिख सकते हो। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये आप तभी लगाओगे जब ओ ए बराबर x है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको यही विधि से जाना पड़ेगा, इसी को बनाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अब ये देखो, हमारे पास एफ एक्स बराबर 2x एफ और जी वाई बराबर 3y धन 4 और एच जेड बराबर साइन जेड। अब आपको एच ओ जी ओ एफ निकालना है। एलएचएस मेरा है एच ओ जी ओ एफ, तो पहले जी ओ एफ निकाल लो। जी ओ एफ बोलने का मतलब मैंने पिछले वाले वीडियो में और भी बताया है, जी एफ एक्स, माने जो हमारे पास जी फलन है उसमें जो हमारा अज्ञात है उसके जगह एफ एक्स लेना है, ठीक है। तो जी के साथ तो वाई है, तो जितना वाई है उसके जगह क्या लिखाएगा, एफ एक्स लिखाएगा। और 3 ये एफ एक्स धन 4 हो गया, और एफ एक्स का तो खुद मान है, देख लो कितना आ गया मेरे, 3 गुणे 2x धन 4, जो कि आ गया 6x धन 4। क्लियर हो गया बात। ये जीओ एफ का मान निकला, लेकिन हमको क्या चाहिए, एच ओ जी ओ एफ। अब ये क्या है, फलन एच में जो अज्ञात है हमारा उसके जगह एक्स क्या जो वाई है जो भी है अचर, सॉरी चर पद है, उसके जगह जीओ एफ लिखाएगा एच वाले फलन में। तो एच के साथ यहाँ जेड है, तो जितना भी जेड है उसके जगह जीओ एफ लिखाएगा। तो ये हो जाएगा साइन जेड था, वो अब जीओ एफ लिखाएगा। लेकिन जीओ एफ का मान तो खुद कितना निकल चुका है, 6x धन 4। तो चलिए ये लिखाएगा फाइनली साइन 6x धन 4 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हमारे पास आरएचएस में क्या है, वो है एच ओ जी और है मेरा ओ एफ। तो पहले एच ओ जी निकाल लो। एच ओ जी का मतलब है एच जी, ठीक है, एक्स तो नहीं लिखेंगे क्योंकि जी वाई लिखा है, इसलिए एच जी के साथ क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। मतलब एच में जो अज्ञात है उसके जगह जी वाई लिखना है। तो एच में अज्ञात है वो तो जेड है, तो जहां जहां जेड है उसके जगह आप लिखोगे जी वाई। तो यहाँ साइन जेड था, जेड के जगह आएगा आपका जी वाई। लेकिन जी वाई तो खुद एक फलन है, तो उसके जगह क्या लिखोगे, साइन 3y धन 4, क्योंकि जी वाई वाई के फलन के रूप में है ना, बिल्कुल। अब मेरे को लिखना है जी ओ एच ओ एफ, मतलब जी ओ एच जो फलन आया है उसका भी और फलन लेना है। तो चलिए एच ओ जी उसका, और ये एफ एफ एक्स के रूप में है, तो एच ओ जी में जो हमारे पास अज्ञात है चर पद है उसके जगह आपको एफ एक्स लिखना है।
तो एच ओ जी तो वाई के रूप में आया है, तो उस वाई के जगह में एफ एक्स लिखना है। तो ये आ गया मेरा साइन 3f(x) धन 4, और उस f(x) का मान कितना दिया है 2x, रख दो साइन 3 गुणे 2x धन 4, और ये आ गया मेरा साइन 6x धन 4 आ गया। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब यहां पर जरा देख लीजिए, एक प्रश्न ये है कि पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे पास 2 पासा है, ये 2 पासे को क्या करना है, मेरे को एक साथ 3 बार उछालना है, और डबल डबल, इधर 2 है तो इधर भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 3 बार उछालना है। ठीक, तो इसके 4 कंडीशन बनेंगे। ठीक है, तो वही हमारा है चर x जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं सारणी बना रहा हूं, x बराबर 0। ठीक है, 0 का मतलब एक भी बार द्विक ना आना, एक भी बार द्विक नहीं आया। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों के तीनों में ना आए, समझ रहे बात को। तो हमारे पास उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी एक्स बराबर, पहले बार में भी द्विक नहीं आया तो देखो ये इसमें 6 होते हैं, इसमें भी 6, 6 छक्का 36। अब उस 36 भाग में केवल 6 ही ऐसा रहेगा जिसमें द्विक आएगा और द्विक नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूं पी द्विक आएगा, पी मतलब द्विक वाला, द्विक की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता 6 है 36 में से, मतलब 1/6। क्यों मान लेते हैं, यहाँ छोटा क्यों मान लेते हैं, द्विक नहीं आना है, ऐसा कितना चांस बनेगा, उस 36 में से 6 तो द्विक आने का है, तो बाकी 30 नहीं आने का है, जो कि आ गया 5/6। ठीक है, तो एक बार भी द्विक ना आना, मतलब 3 बार हम लोग फेंके तो पहले बार भी नहीं आया, मतलब 5/6 गुणे दूसरे बार भी 5/6 और तीसरे बार भी 5/6, तीनों बार नहीं आया, और ये आ जाएगा 125/216। ऐसा हो सकता है एक माने एक बार द्विक और 2 बार नहीं, एक बार आया तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दूसरे बार में आ जाए, ऐसा हो सकता है तीसरे बार में आ जाए, तो कोई भी चांस में आ सकता है, इसीलिए उसकी जो प्रायिकता बनेगी। ठीक है, यहां पर x बराबर 0 के लिए प्रायिकता है ये। क्लियर हो गया, आप चाहो तो यहां पर अलग से लिख सकते हो, ये प्रायिकता निकल रही है 0 के लिए, 1 के लिए, ऐसा। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से, पी x बराबर 0 जब एक भी बार नहीं आया, पी x बराबर 1, तो कोई भी चांस में हो सकता है। देखो पहले बार में आया लेकिन बाकी 2 बार में नहीं आया, या का मतलब प्लस, दूसरे एक बार ऐसा हो सकता है कि दूसरे बार में आ जाए। देखो एक ही बार आना है तो पहले खाली पहला में आया ऐसा निश्चित कैसे बोल सकते हैं, तो इसलिए आएगा ये 5/6, 1/6 और फिर 5/6। माने हम ये बता रहे हैं कि इस बार दूसरे बार में आया है और पहले और तीसरे बार में नहीं आया, तो भी तो एक ही बार में आया ना। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी वाले में आया और पहले दूसरे में ना आया हो। 5/6, 5/6 गुणे 1/6, तो आप देख रहे होंगे 5/6 2 बार आ रहा है और 1/6 एक बार आ रहा है। ऐसा घटना कितने बार दिख रहा है आपको, 3 बार। तो आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5/6, 5/6 गुणित 1/6, और ये आ जाएगा 25 या 75/216।
उसके बाद एक और कंडीशन देखिए, x बराबर 2, 2 बार फेंके तो द्विक आया, एक बार नहीं आया तो उसको बोलेंगे p x बराबर 2, 2 बार आने का, 2 बार आया मतलब ऐसा भी हो सकता है पहला दूसरा में आ गया लेकिन तीसरा में नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि दूसरे बार में नहीं आया और पहला तीसरे में आ गया। ठीक, जहां आ रहा है वहां 1/6 और जहां नहीं आ रहा है 5/6। ठीक, क्योंकि यहां पर बता दिया हूं नहीं और हाँ वाले में प्लस, यहां देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, अंतिम बार में ना आए, सॉरी यहाँ पर अंतिम बार में नहीं आया, यहाँ पर दूसरे बार में नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार में ना आया लेकिन बाकी दोनों बार में आ गया। यहाँ पर देखो 1/6 है, 2 बार है, 5/6, ऐसा हमको 3 बार देखने को मिल रहा है, इसलिए 3 गुणित 1/6, 1/6, 5/6, जो किया जाएगा 15/216। उसके बाद है मेरे पास x बराबर 3, तीनों बार में क्या आ गया, द्विक आ गया। ठीक है, मतलब p x बराबर 3 तीनों बार आ गया, मतलब पहले बार भी द्विक आया, दूसरे बार भी आया और तीसरे बार भी आया, यानी 1/216। और इसी को चार्ट के माध्यम से आपको प्रदर्शित करना पड़ता है। ये रहा, जिसमें हम बताते हैं कि मेरा ये x है जो चर है, जिसका मान 0 से लेकर 3 तक हो सकता है, 1, 2 और ये 3, और ये जो है उसका प्रायिकता, 0 वाले की प्रायिकता 125/216 है, इसका 75/216 है, इसका 15/216 है और इसका 1/216 है। इस तरह से हम लोग एक बंटन बनाते हैं। ठीक है, सारणी बनाते हैं, इसी को प्रायिकता बंटन कहते हैं। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो सारणिक से आ गए ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं। ऋण ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए ऋण बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी ऋण सी स्क्वायर। अब ये देखो मैं एक संक्रिया लगा रहा हूं, R1 से A, R2 से B एवं R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर R1 माने यहां से A निकलेगा, यहां से B और यहां से C, तो तीनों में A निकल गया, फिर तीनों में B निकल गया, तीनों में C निकल गया, और ये बचेगा ऋण A, B और ये C। ये बच गया मेरे पास, क्या बचा, A ऋण B और C, यहां पर बचा A B और यहां पर बचा ऋण C। अब मैं ये देखो इन तीनों में A दिख रहा है, तीनों में B दिख रहा है, तीनों में C दिख रहा है, तो C1 से A, C2 से B एवं C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर क्या हमको नजर आ रहा है, पूरा इसमें से A गायब हो गया, तो A 2 बार हो गया, B भी 2 बार हो गया, C भी 2 बार हो गया, ये बचा ऋण 1 1 1, ये आ गया 1 ऋण 1 1, और ये आ गया मेरे पास 1 1 और ऋण 1। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अब एक काम करते हैं, मैं T1 मतलब यहां पर देख लो C2 और C3 को प्रतिस्थापित कर रहा हूं। C2 को लिया C1
C2 प्लस C1 एंड C3 को भी प्रतिस्थापित किया, C3 प्लस C1। मेरे पास बाहर में है A² B² C²। अब यहां देखो C2 बदल रहा है, C3 बदल रहा है। आप एक बार में एक ही बदलेंगे, डबल बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, ऋण 1 1 1, यहां आ गया 0, यहां भी आ गया 0, जुड़ रहा है, घट नहीं रहा है। यहां पर आ गया 2, फिर यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 2, और यहां पर आ गया 0। स्पष्ट हो गई बात। अब मैं क्या करता हूं, ये R1 के सापेक्ष विस्तार कर लेता हूं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, हमको क्या मान प्राप्त हो रहा है उसको देखिए जरा। वो हमको प्राप्त होगा A² B² C²। यहां पर है ऋण 1, ये ऋण 1 है, जिसका गुणा होगा तिर्यक गुणा 0 के साथ, क्या आएगा 0 माइनस, फिर इधर तिर्यक 2 दूने 4, ऋण 4, ये ऋण 1, क्या हो जाएगा 4 A² B² C² RHS इति सिद्धम। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब अगला जरा देखिए, यहां पर इसको जरा देखिए कैसे बनेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर 1 प्लस x² dy बाई dx प्लस 2xy बराबर 1/1 प्लस x²। अब इसको उसके मानक रूप में लाना है भैया, तो dy बाई dx एक बचा लो खाली, ये जो 1 प्लस x² है सबके साथ भागित करो, तो 2x/1 प्लस x² y, ये आ जाएगा 1/1 प्लस x² उसका होल स्क्वायर, 2 बार नीचे में आएगा ना भाई, सबके साथ डिवाइड होगा। अब इसकी हम तुलना करेंगे, dy बाई dx प्लस py बराबर q, जहां p एवं q x के फलन है, x के रूप में रहेगा। p बराबर आपको दिख रहा है 2x/1 प्लस x² और q बराबर दिख रहा है 1/1 प्लस x² उसका होल स्क्वायर। आज समझ में आ गया। अब ये मेरा रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। अब इसको हल करने का जो मेथड है वो, उसके लिए हमको चाहिए y गुणित IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ IF गुणित q और ये dx। अब ये IF क्या चीज है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, और e का पावर इंटीग्रेशन p का मान है 2/2x/1 प्लस x² dx। तो यहां से हम 1 प्लस x² को t मानेंगे, और ये हमारा हो जाएगा dt बाई dx बराबर x², 1 प्लस x² का आएगा 2x। और फाइनली हमारे पास dt के जगह में, मतलब dt किसके जगह में लिख लेंगे हम, 2x dx के जगह में dt लिखेंगे, और ये IF का जो मान है e का पावर इंटीग्रेशन, ये 2x dx इसके जगह dt लिखाएगा बटे में t, और 1/t का होता है log t। एक और e के पावर में यदि log हो जाए तो खाली फलन बाहर निकलेगा t, और t को माना था मैंने 1 प्लस x², मतलब उसका जो IF है वो 1 प्लस x² आ चुका है। बात समझ में आ गया। बिल्कुल, मतलब IF बराबर हमारा 1 प्लस x² आ गया। चलिए अब यहां पर मान रखते हैं सूत्र में, y गुणित 1 प्लस x² बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x², उसके पश्चात क्या लिखाएगा 1/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये एक बार से एक बार कटेगा और ये आ जाएगा y गुणित 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा dx, और इसका आता है tan इनवर्स x, तो y गुणित 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापित कर सकते हो, अन्यथा इतना छोड़ सकते हो। हाँ, परंतु यहाँ पर किंतु लेकिन एक चीज को देख लो, y बराबर 0 और x बराबर 1 है, मतलब निश्चित मान आएगा c का। रखो y बराबर 0 x बराबर 1 रखने पर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो चलिए y और x के जगह में मान रखो ना जी, तभी तो c का मान निकलेगा। 0 गुणित 1 प्लस 1 स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 1 प्लस c, ये आ गया 0। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4 प्लस c, और c का मान आएगा ऋण π/4। तो आप c का मान एक निश्चित मान रखेंगे यहाँ पर, जो कि आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x माइनस π/4, और यही हमारा अंतिम समीकरण हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात? पढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रायिकता का फिर से एक सवाल आया है, जिसमें बोला गया है एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। मतलब सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी दे दी गई है, जिसको मैं PT मान लेता हूं, सत्य होना। कितना आ गया? 3/4। तो झूठ बोलने की प्रायिकता या सत्य ना बोलने की प्रायिकता, PA फाल्स है ना, झूठ गलत, 1/4। 4 में से 3 सत्य बोलता है तो 4 में से 1 ही तो गलत बोलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है एक पासे को उछालता है और बताता है 30 पर आने वाली संख्या 6 है। बता दिया 6 है बोल के, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, सच बोल रहा हो या तो झूठ बोल रहा हो। तो वास्तविक में प्रायिकता बतानी है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तविक में 6 है, इस बात की हमको बतानी है, पुष्टि करनी है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है 6 आया है, तो सत्य बोल रहा है तभी वो 6 आया है, उसी को हम मानेंगे। मतलब सत्य बोलने के परिस्थिति में, ध्यान से सुन लो, सत्य बोलने के परिस्थिति में, ठीक है, उसका क्या करना है, 6 आया है, उसका क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। समझ में आ गया बात? तो इसका मतलब हमारे पास जो आएगा, जो मान आ रहा है 6 आने की प्रायिकता, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। तो 6 आने की प्रायिकता, ठीक, क्लियर हो गया बात? यदि सत्य बोलता है, माने इसको लिखेंगे हम P6/T। क्लियर हो गया बात? 6 आने की प्रायिकता या फिर सत्य बोलने में 6 आने की प्रायिकता, ध्यान से सुन लो। क्लियर हो गया बात? यहां पर हमको 6 की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। बताता है कि इस पर आने वाली संख्या 6 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या क्या है, 6 है। प्रायिकता ज्ञात करना है, जो पासे पर क्या है, 6 आना। तो 6 आना सत्य बोलने के कंडीशन में, और 6 आना झूठ बोलने के कंडीशन में। तो झूठ बोलेगा मतलब 6 तो आया नहीं है, मतलब सत्य बोलने के कंडीशन में
जो 6 आ रहा है इसी को निकालना है आपको। समझ में आ गया बात? तो इसके लिए हमको कुल प्रायिकता चाहिए। तो कुल प्रायिकता कैसे निकलेगी? 6 सत्य होने की प्रायिकता, सत्य बोलना 6 आने के कंडीशन में। ठीक है, यहां पर देखो उल्टा लिख ले रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। सत्य बोलना 6 आने की परिस्थिति में, जिसको मैं दर्शा रहा हूं, देखो सत्य बोलने की प्रायिकता निकाल रहा हूं। प्रायिकता सत्य की निकालना पड़ेगा यहां पर। क्लियर हो गया बात? ठीक, क्लियर है बात, समझ में आ गया? चलिए, तो वही चीज हमको देखना है। तो यहां पर हमको निकालना है सत्य बोलने की प्रायिकता। कौन सी स्थिति में? देखो यहां पर बोला है आने वाली संख्या क्या है? 6 बताता है। तो बात सत्य है कि झूठ है? 6 आया उस कंडीशन में, मतलब हमको सत्य बात का परख करना है भैया। 6 आ रहा है उस समय, वो सच है कि झूठ है? इस बात की क्या करनी है हमको? पुष्टि करनी है सबसे पहले। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो हमको इसका मतलब मेरे को चाहिए पी सत्य बोल रहा है 6 आने के कंडीशन में। ठीक है, 6 आने के कंडीशन में सत्य बोल रहा है, मतलब वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 आने के प्रायिकता कितनी होती है? 1/6 होती है। स्पष्ट हो गया बात? अब यहां पर बोल रहा हूं प्रायिकता झूठ या सत्य न बोलने की। जब 6 आने की परिस्थिति में, मतलब पी गलत बोल रहा है 6 आने की, 6 आने के लिए गलत बात बोल रहा है, मतलब वो नहीं आया है। नहीं आया है मतलब 5/6, 6 में से 5 ऐसा परिस्थिति है जिसमें वो 6 नहीं आया है। झूठ बोल रहा है मतलब 6 नहीं आया है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, अब हमको ये निकालना है भैया, 6 की प्रायिकता निकालनी है जब सत्य बोलता है। 6 आना ही बोल रहा है, मतलब सच बोलेगा तब तो 6 आएगा। तो इसी को निकालना है P6/T। P6/T निकालना है। तो ये हो जाएगा मेरा PT सत्य बोलता है, P 6 आया सत्य बोलना 6 के कंडीशन में, और ये आ जाएगा PT, सूत्र लग जाएगा हमारा T/6 प्लस गलत वाले को भी लो, कुल प्रायिकता नीचे रहेगी। अब देखो भैया कुल प्रायिकता मैं कैसे निकाल रहा हूं? ठीक है, ये गुणा करके ये जो नीचे निकल रहा है कुल प्रायिकता निकल रहा है। अब वो कैसे निकलेगा मैं आपको समझाऊंगा मैं। पी गलत बोल रहा है 6 आने की परिस्थिति में। अब देखो भैया यहां पर सत्य बोल रहा है, बोल रहा हूं कुल प्रायिकता सत्य बोल रहा है और 6 आया, मतलब 6 तो आएगा ही। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। 6 आया तो झूठ बोल रहा है, मतलब 6 नहीं आया बोल रहा है। समझ में आ गया बात? 6 नहीं आया करके झूठ बोल रहा है। 6 नहीं आया करके झूठ बता रहा है, मतलब वो सही बता रहा है कि 6 आया है। तो ये भी 6 आने की प्रायिकता हो गई और ये भी 6 आने की प्रायिकता हो गई, इसलिए दोनों को प्लस किया जा रहा है। अब रख दीजिए मान को। तो PT का मतलब क्या हो जाएगा? देख लो 3/4 गुणे, ये इसका मान दिया है 1/6 बटे 3/4 गुणित 1/6 धन 1/4 गुणित 5/6। अब इसको हल कर लो भैया, कितना आ गया? 3 एकम 3, 6 चौक 24 बटे 3 एकम 3/24 प्लस 5/24। ये आ जाएगा 3/24 बटे 8/24, 24 से 24 कैंसल, और ये आ जाएगा 3/8। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखो सदिश वाला है सॉल्यूशन। यहां पर बोला है मेरा मापांक A बराबर 3, मापांक B बराबर 4 और मापांक C बराबर 5 दे दिया है। साथ ही साथ दिया है प्रत्येक
इनमें से जो प्रत्येक है अन्य दो सदिश के योगफल पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, ध्यान से देख लो, क्लियर है, ध्यान से सुन लो। प्रत्येक, ठीक है, इनमें से जो प्रत्येक है अन्य दो के सदिशों के योगफल पर लंबवत है। मतलब क्या समझे, ए है लंबवत है इस पर, बी धन सी पर, तो लंबवत है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, डॉट गुणन 0 आएगा, मतलब ए, ठीक है, डॉट बी धन सी, ये क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार बी भी लंबवत है अन्य दो के योग पर, सॉरी सी लिखाएगा यहाँ, इसका मतलब बी का डॉट ए धन सी के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, सी वाला भी लंबवत है, अकेला है अन्य दो के योग पर, मतलब ए धन बी पर लंबवत है, तो सी का जो डॉट है ए धन बी के साथ ये 0 आ रहा है। यदि आप तीनों को जोड़ देंगे तो देखो यहाँ ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी, बी डॉट सी, ये तीनों मिलके आ जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सब 2 2 बार आएगा और ये टोटल आंसर आ रहा है 0। ये हमको दिया गया भैया, ये सब जो है ना ये दिया गया है आपको, ये सब स्पष्ट हो गया बात। इसका मान निकालना है मापांक ए बी सी का, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शानदार तरीके से आंसर निकलेगा। मापांक ए बी सी का मान निकालना है, हम क्या करेंगे, वर्ग लेंगे। वर्ग लेने से क्या है, ये मापांक ए का वर्ग मापांक बी का वर्ग प्लस मापांक सी का वर्ग प्लस 2 ए डॉट बी बनता है प्लस बी डॉट सी बनता है प्लस सी डॉट ए बनता है, और इसका मान तो पूर्ण रूप से क्या दे दिया गया है, 0, तो रख दो मापांक ए का वर्ग माने 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग धन 0। अभी आ जाएगा मापांक ए धन बी धन सी, वर्गमूल लग जाएगा, 3 का वर्ग 9, 16 और ये 25, कितना आएगा भैया, 25 25 वर्गमूल 50, जो कि आ गया मेरे पास 5 वर्गमूल 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो ये क्या आ गया प्रश्न, चलिए त्रिकोणमिति का है, अथवा वाला रहेगा, तो हमारा देखो इधर सिंगल है इधर डबल है, मतलब ज्यादा लोग हैं, तो इधर से हम चालू करेंगे इस बार आरएचएस से, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। क्लियर हो गया बात। चलिए अब देखो यहां पर मैं एक्स को लेने वाला हूं 10 की घात 2 थीटा, प्रतिस्थापित कर रहा हूं, क्योंकि इसी से प्रतिस्थापित होगा सरलतम रूप में आएगा। क्लियर, ये बन जाएगा मेरा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये जो सूत्र है इसका सूत्र है कॉस 2 थीटा का, ये आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स ये कॉस है तो 1/2 और खाली क्या बचेगा, विलोपित होके 2 थीटा, 2 से 2 कट गया थीटा, लेकिन हमारा तो उत्तर एक्स के रूप में लाना है हमको, तो थीटा का मान कैसे आएगा, यहां से आएगा, देख लो ये वर्ग है इधर आके वर्गमूल, तो मेरे पास थीटा हमको चाहिए, तो मेरे पास दिया हुआ था 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, 10 थीटा बराबर आ गया रूट एक्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके 10 इनवर्स रूट एक्स, माने थीटा का मान हमको मिल गया, अर्थात जो थीटा है
वही हमारा टेन इनवर्स रूट एक्स है। अब ये आ गया मेरे पास LHS आ गया, दिख रहा है ना, LHS ही निकालना था, बिल्कुल आ चुका है। क्लियर। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो सिद्ध करना है, फिर से ये अथवा वाला है, त्रिकोणमिति में अथवा आता ही है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। LHS क्या है, टेन इनवर्स एक्स धन 1/x माइनस टेन इनवर्स 1/2x + 1। क्या सूत्र होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस लिख लो जो भी है, टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 + xy। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये और ये एक्स और वाई के रूप में रहेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये टेन इनवर्स, यहां से एक्स की जगह में x + 1/x माइनस 1/2x + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x + 1/x गुणित 1/2x + 1। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब ये देखो भैया, ये आ गया मेरा टेन इनवर्स, दोनों का लघुत्तम ले लो, ये आएगा मेरे पास x गुणित 2x + 1, ये तिर्यक गुणा होगा तो आएगा मेरा x + 1 का आ गया 2x + 1, बीच में लगेगा माइनस, ये x का गुणा होगा 1 के साथ, पूरे का बटा, ये देखो इन दोनों का लघुत्तम वही आएगा, मतलब x के साथ आएगा 2x + 1। अब ये दोनों गुणा होके एक के साथ गुणा होंगे, दिया जाएगा x 2x + 1, बीच में लगेगा प्लस, और x + 1 का गुणा होगा 1 के साथ, ये नीचे वाला सेम है कट जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स। चलिए इसको गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x + 2x प्लस एक का में ऋण x बटे में आ जाएगा हमारा, ये इन दोनों के साथ गुणा होगा तो आ जाएगा 2x² प्लस x। ठीक, प्लस में क्या आएगा मेरा x + 1, ये ऋण x धन x के साथ कैंसल, और यहाँ पर जो बचा हुआ चीज है 2x² प्लस 2x + 1 बटे में वही आ रहा है, दोनों समान रूप से हैं, एक ही है, कट के आएगा 1, और ये देखो टेन इनवर्स 1, टेन में इनवर्स में 1 कब आ जाता है, जब आंसर हमारा 5/4 जो कि मेरा RHS में आ चुका है, सिद्ध हो गया। सूत्र लगाना है, बस आंसर आपका आते जाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसमें सदिश A और B दोनों दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है मापांक A क्रॉस B। ठीक, ये है, तो पहले A क्रॉस B निकालो, तो क्या लिखेंगे हम, IJK। A का है कौन कौन है, 3 है, 1 है, 4 है। B का क्या है, 1 है, -1 है और 1 है। चलिए एक एकम एक, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, 4 एकम 4। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, -j, जे में क्या आएगा, 3 एकम 3 ऋण 4 प्लस के में क्या आएगा, ऋण 3 ऋण 1। चलो रख दो, 5 आई, ऋण ऋण धन जे, क्लियर हो गया, और ऋण 4 के, स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब इसका मापांक निकालो भैया, जो कि आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मापांक A क्रॉस B,
जो कि आएगा अंडर रूट, इनके जो गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए, जो कि आएगा 25 धन 1 धन 16 वर्गमूल 42। ठीक, 25 16 41 और 1 42। ये हमारा आएगा वर्ग में आएगा, इकाई आएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। किया गया इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक, चलिए इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स को अन्य रूप में कैसे लिखेंगे? 1 प्लस ये 2 साइन एक्स बटा 2 होगा, कॉस एक्स बटा 2 होगा, पूरे का बटा 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब ये जो नीचे वाला हर है इसके साथ अलग और इसके साथ अलग बटा में आएगा, ई पावर एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 से 2 कटेगा 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 पूरे के बटे 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बटे 2। 2 से 2 क्लास, साइन से साइन खत्म, सॉरी ये कॉस स्क्वायर है भैया। चलिए ये कॉस स्क्वायर है मेरा, कॉस से कॉस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, एक डी एक्स है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 ई का पावर एक्स, ये 1/cos है जो कि आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में एक चीज बताया था, अभी बताएंगे और भी। ई पावर एक्स एक बार और रहेगा और यहाँ रहेगा 10x/2 dx। ये एक्चुअल में इस रूप में ग्रहण कर रहा है ई पावर एक्स, कोई फलन के साथ उसका अवकलन मान है। ठीक, तो इस कंडीशन में ई पावर एक्स एफ एक्स आ जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर 10x/2 का अवकलन करोगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाता है, और इस कंडीशन में ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन हमारा ये 4 नंबर का है तो डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है, 1 नंबर का नहीं है वो, तो पूरे डिटेलाइजेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं फलन कौन है। ये फलन है, ये उसका अवकलन है, तो फलन वाले हिस्से में खंडसा समाकलन लगा लेते हैं। अब ये खंडसा समाकलन क्या है? जो खंडसा समाकलन का सूत्र बताता हूं, ये जब दो फलन गुणा के रूप में रहते हैं, पहला और दूसरा फलन, समझ रहे हो बात को, तब इसका उत्तर आता है वो है पहला वैसी का वैसी रहेगा, दूसरे का समाकलन ऋण संपूर्ण समाकलन, जिसमें पहले का आपको अवकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है, जो उत्तर आएगा उसका फिर से समाकलन करना है, संपूर्ण समाकलन। तो यहाँ पर पहला किसको माने, दूसरा किसको माने, तो उसके लिए बना है आइलेट। आई माने इनवर्स प्रतिलोम, एल मतलब लॉगरिथमिक लघुगणक, ए मतलब अलजेब्रिक बीजीय, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल माने चर घातांकी। जो जिस क्रम में है वही पहला दूसरा आएगा। अब यहाँ पर देखो एक चर घातांकी है ई पावर एक्स, एक त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति का पहला रोल आ रहा है, उसके बाद चर घातांकी, तो ये पहला बनेगा और ये दूसरा बनेगा। चलिए पहला दूसरा के जगह रख दीजिए और ये आपको देगा, ये सामने वाले को पहले लिखना पड़ेगा भैया, 1/2 ई पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, बीच में लगेगा प्लस। अब इस पर सूत्र लगा लो, क्या लगेगा?
10x/2 इंटीग्रेशन ई पावर x dx बीच में माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx। पहला फलन हमारा वो है 10x/2 इंटीग्रेशन, दूसरा और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। चलिए इसको हल करते हैं, अभी अंतिम क्षण आ गया है, कंप्लीट होने वाला है। प्लस ये लिखाएगा ई का पावर x और 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन। देखो d/dx 10x खाली होता तो sec स्क्वायर होता, लेकिन x/2 है तो x/2 होगा और x/2 का फिर से होगा तो ये आएगा 1/2 और ई पावर x का समाकलन ई पावर x सही रहेगा। अब जो आंसर आ रहा है उसका फिर से समाकलन करना है, लेकिन हमको करना नहीं है। देखो वही चीज एक बार प्लस में है, वही चीज एक बार माइनस में है, इसलिए दोनों कट जाएगा। यही तो टेक्निक है। और हमारे पास बचेगा ई का पावर x और 10x/2 प्लस में लिखना है c। देखो वही आया ना फलन, यहाँ पर फलन किसको बोल रहे थे? 10x/2 का। ठीक है, तो इस तरह से खंडसा समाकलन का प्रयोग करते हुए इसको हमको हल करना था। ये डायरेक्ट दिया नहीं था, इसको प्रतिस्थापित पहले करना था, उस रूप में ढालना था सरलतम रूप में, ताकि वो उसी रूप में दिखे जिस रूप में हमारा सूत्र प्रयोग हो सके। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो बच्चे जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, इसमें 6 अंक वाले 4 भाग और 4 अंक वाले 3 भाग पूर्ण हो चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नया टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, नमस्कार।